तो बेटा आज हम करेंगे कौन सा टॉपिक, एसी जनरेटर का सबसे पहले, ठीक है। तो जो डिवाइस आपको बता रहा था मैं, यूनिट नंबर सेकंड के अंदर आपने किए थे मीटर बेस का, पोटेंशियोमीटर का। यूनिट नंबर थर्ड में आपने किए थे मूविंग कॉइल, गैल्वेनोमीटर, साइक्लोट्रॉन और डिवाइस है। सेम ऐसे यहाँ पे भी यूनिट नंबर फोर्थ के अंदर एक डिवाइस है जिसका नाम है एसी जनरेटर। दो टॉपिक है, एक है एसी जनरेटर और दूसरा हमारे पास आता है क्या, ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो एसी जनरेटर को हम लेते हैं इस चैप्टर के अंदर, ईएमआई के अंदर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर, ठीक है। और जो ट्रांसफार्मर लेंगे वो इसके अगले चैप्टर में लेंगे, एसी अल्टरनेटिंग करंट में। तो एसी जनरेटर क्या है बेटा, एक बात वो हम इसमें पढ़ेंगे, अच्छे से समझना, पूरा आसान सा टॉपिक है बिल्कुल। तो सबसे पहले इसके नाम में ही जाए, एसी जनरेटर क्या है। सबसे पहले तो देखो, एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट, जो अल्टरनेटिंग करंट को जनरेट करे वो क्या कहलाएगा, एसी जनरेटर। तो क्या ये नाम सही है? अल्टरनेटिंग करंट का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरह से, है ना, इलेक्ट्रिक एनर्जी एक तरह से, यानी कि वो चीज जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को जनरेट करे। क्या कोई ऐसी चीज है जो एनर्जी को जनरेट कर सकता है? ये तो अगर ऐसे कोई फैक्टर हमने ऐसा बोल दिया कि जिसने एनर्जी को क्या किया, जनरेट कर दिया, तो वो तो एक तरह से बिल्कुल क्या हो गया, फैक्टर गलत हो गया ना। क्योंकि हमेशा अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में क्या पढ़ते हैं बेटा, कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी ना बढ़ा सकते हैं ना खत्म कर सकते हैं। ओनली एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ओनली कन्वर्ट हो सकती है एनर्जी, तो जनरेट तो हो ही नहीं सकती। इसका मतलब सबसे पहले तो ये एसी जनरेटर नाम ही गलत है। दिस नेम इज मिसनोमर, ठीक है, इसके नाम में गड़बड़ी है। ये नाम बस ओनली क्या है, ये होना क्या चाहिए, ये नाम होना चाहिए अल्टरनेटर, ठीक है। तो इसको लिए इसको मैं कह सकता हूं एक तो अल्टरनेटर, या इसका नाम हो सकता है एसी डायनामो, एसी डायनामो। इनमें से किसी भी नाम से ये पेपर में आ सकता है, ठीक है, क्योंकि ये कोई किसी भी एनर्जी को जनरेट करता ही नहीं है। तो सबसे पहले करता क्या है, फिर ये एसी जनरेटर ओनली एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो किस फॉर्म से? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है कौन, एसी जनरेटर। तो सबसे पहले तो ये नाम होती है कि एसी जनरेटर क्या चीज है। तो इट इज ए डिवाइस which is used to convert किसमें बेटा, मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो इसने एनर्जी को जनरेट नहीं किया, इसने ओनली क्या किया, कन्वर्ट किया। मैकेनिकल में क्या होता है, मोशन, मोशन के कारण डायनेमिक, ठीक है। तो उस मोशन के कारण एक एनर्जी यहाँ पे क्या किया है, कन्वर्ट की जा रही है। वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट की जा रही है, ठीक है। तो सीधा हम कह सकते हैं कि जो जनरेटर नाम है ना, दिस इज मिसनोमर। अगर आपसे आ जाएगी क्या नाम सही है, जनरेटर नेम is misnomer। क्यों? Because nothing is generated, nothing is generated by machine, ठीक है। कोई भी चीज यहां पे जनरेट नहीं हो रही, बट इट इज ए अल्टरनेटर। अल्टरनेटर है जो क्या करते हैं, विच कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर। तो ये जो बात लिखी है ना, यहां से लेकर यहां तक, ये जो चीज है, ये बात, ये तो आप ओनली आपको तब लिखेंगे जब आपसे पर्सनली एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई जनरेटर क्या नाम इसका सही है, कि एसी जनरेटर नाम सही है क्या।
तब आपको लिखनी है, बात ही नहीं तो ओनली आप इतना लिखना है कि भाई व्हाट इज द एसी जनरेटर, तभी अब तब भी लिखा आ जाएगा कभी कि ना जी एसी जनरेटर होता ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। तो ओनली आपको बस यहां तक लिखना है इसका डिवाइस क्या चीज है, ठीक है भाई। तो उसके बाद हम चलते हैं भाई एसी जनरेटर क्या चीज है, ये बताया था भाई मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, किस बिहाफ पे वर्क करता है, किस बिहाफ मींस किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो वर्किंग प्रिंसिपल क्या है इसका, वर्किंग प्रिंसिपल, इसका वर्किंग प्रिंसिपल है EMI, इट इज बेस्ड ऑन EMI का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। आगे आप लिखना चाहें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, क्या होता है भाई कि व्हेनेवर अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट चेंज इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। लिख लेना इसको आगे कि whenever amount of magnetic flux linked with the circuit change induced EMF produced, ठीक है। तो इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल होगा एसी जनरेटर का वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन था कि जब तक किसी सर्किट के थ्रू क्या होता रहे बेटा, फ्लक्स चेंज होता रहे, उसके थ्रू क्या प्रोड्यूस होता रहेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता रहेगा, ठीक है। अब बात ये है दिस इज एसी, दिस इज एसी, तो क्या हमें एक ऐसा ईएमएफ इंड्यूस करना है जो कांस्टेंट रहे, नो, हमें एक ऐसा ईएमएफ इंड्यूस करना है जो वो भी चेंज होता रहे, क्योंकि नाम एसी है। कोई नाम पूछे व्हाट इज द एसी, अल्टरनेटिंग मींस जो करंट, जिसका करंट जो लगातार टाइम के साथ वेरी करता रहे। एसी कैसे होता है, एसी का वेरिएशन करंट का वेरिएशन कैसे दिखाते हो ना, जिसमें इसका जो करंट होता है टाइम के साथ लगातार चेंज होता रहे, जिसका ईएमएफ वोल्टेज टाइम के साथ चेंज होती रहे। तो एक ऐसा ईएमएफ इंड्यूस करना है जो जीरो फिर मैक्सिमम कैसा भी हो, वो लगातार क्या करता रहे, टाइम के साथ चेंज होता रहे। तो यहाँ पे एक ऐसा ईएमएफ हमें इंड्यूस करना है जो टाइम के साथ भी चेंज होता रहे, क्योंकि ये एसी यहाँ प्रोड्यूस करनी है कि डीसी। डीसी में क्या होता है, कांस्टेंट ईएमएफ होता है, लेकिन यहाँ पे कैसा करना है, एसी। तो वेरिएबल ईएमएफ कैसे होगा, इसका क्या प्रोसेस करेंगे वो देखेंगे। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें पर वर्किंग प्रिंसिपल का कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद आता है इसका डायग्राम। देखो डायग्राम में क्या है इसमें। तो सबसे पहले तो ये एक आर्मेचर कॉइल होती है उसमें, ठीक है। साथ साथ ना बनाए, पहले देख लें उसके बाद बनाए। मैं फिर कह रहा हूँ स्क्रीनशॉट ले लेना, उसके बाद उसका देख के बना लेना बाद में।
इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। एंटी क्लोज घूम रहा है इस तरह से, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। और एक मैग्नेट, नॉर्थ एंड साउथ, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ जाती है। ठीक है, क्या क्या इसके अंदर इसके नाम लिखता हूं पहले तो ये PQRS लिखा है, ये है आर्मेचर कॉइल। और जो मैंने ग्रीन में जो बनाया है ये है सॉफ्ट आयरन कोर, ये जो है। उसके बाद ये जो हमारे पास है, ये जो सर्कुलर है जिसका नाम R1 R2, ये R1 और ये R2, ये दोनों के दोनों क्या है, रिंग है, जिनको बोलते हैं स्लिप रिंग्स, सर्कुलर, जो कि आर्मेचर कॉइल के साथ रोटेट करेंगे। और ये हमारे पास है B1 B2, ये ब्रश है, कार्बन ब्रश बोल सकते हैं इसको, कार्बन ब्रश, कार्बन रोड कह सकते हो, कार्बन ब्रश कह सकते हैं इसको, ब्रश। ठीक है, ये हमारे पास है आउटपुट। हो सकता है यहाँ पे हमने बल्ब लगा दिया, हो सकता है यहाँ पंखा लगा दो, कुछ भी लगा दो, जिसको हम यूज कर रहे हैं, जिसको हमें चलाना है ना, वो ये है। और ये नॉर्थ और साउथ आपको पता है क्या है, ये मैग्नेट्स हैं, फील्ड मैग्नेट्स कह सकते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन, इसका डायग्राम है। ठीक है, फिर ध्यान से सुनिए इसमें क्या क्या चीजें, कैसे क्या इसमें रोटेट या कैसे क्या कर रहे हैं हम। सबसे पहले तो हमारे पास क्या है, जब ये मैग्नेट क्या प्रोड्यूस करेंगे, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे, और यहाँ पे जो सॉफ्ट आयरन कोर ली गई है, ये कोर ली गई है। इस कोर का जो काम हमेशा क्या होता था कि इस आर्मेचर कॉइल के थ्रू, यानी कि इस जनरेटर के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके। वही काम सेम जो एमसीसी के अंदर होता था, एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा बनाया जा सके, क्योंकि जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे होगा उतना ज्यादा फ्लक्स चेंज होगा, जितना ज्यादा फ्लक्स चेंज होगा उतना ज्यादा यहाँ पे वोल्टेज डेवलप होगी। ठीक है ना, ठीक है। तो अब दूसरी बात, ऊपर ये क्या है, आर्मेचर कॉइल, मतलब क्या है कि हमारे पास जैसे मान लो ये तो हो गया सॉफ्ट आयरन कोर, इस सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर वायर को क्या कर रखा है, बाउंड कर रखा है, लपेट रखा है। लेकिन वायर की बाउंडिंग यानी कि बाइंडिंग कैसी, किस तरह से लपेटा उसको, एक रेक्टेंगुलर कॉइल के फॉर्म में करना, उसको सर्कुलर नहीं है। ये जो कॉइल है ये रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर होंगी, जो कि किसी भी कोर के ऊपर, सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर बाउंड होगी। ठीक है, और ये कोर एंड ये ऊपर की जो कॉइल है ये आपस में लेमिनेट है, मींस एक दूसरे से इंसुलेट है। टच होते हुए भी इसका करंट, जो करंट किसमें फ्लो करेगा, ओनली वायर में फ्लो करता है। इस वायर का करंट कभी भी इस अंदर, ये जो सॉफ्ट आयरन है इसके अंदर नहीं जाएगा, एक दूसरे से इंसुलेट है कंप्लीट। और इस कॉइल के साथ ही क्या जुड़ी हुई, रिंग। तो ये जो रिंग है, ये रिंग लगातार क्या करेगी, रोटेट। जैसा अब ये कॉइल रोटेट करेगी, ये कॉइल किस फॉर्म में है, जैसे हमारे पास कोई भी लगा लो कुछ भी इसमें, जैसे हमारे पास एक बुक है, ये बुक के कॉइल है, लगा लो। ठीक है, अब ये कॉइल क्या करेगी, ये कॉइल है पूरी तरह से, कॉइल में यहाँ पे क्या क्या हिस्सा है, ये P है, जैसे यहाँ लिखा है P, ये Q, तो ये P है, ये Q है, नीचे का हिस्सा R, ये नीचे का हिस्सा R, और ये पीछे का S। ये फिलहाल ऐसे थोड़ी टेढ़ी है। ठीक है, अब इसको रोटेट कर रहे हो आप, तो फिलहाल इसको रोटेट करेंगे एंटी क्लॉक, तो PQ हिस्सा का आएगा बाहर, ऐसे घूमेगी, ऐसे बाहर आएगी। ठीक है, और SR, तो ये हिस्सा अगर ऐसे थी तो ये PQ हिस्सा बाहर आता जाएगा, और S ये बड़ा हिस्सा RS का आता जाएगा, अंदर की साइड आता जाएगा। हाफ साइकिल के बाद कंप्लीट ऐसे हो जाएगी। PQ जो पास पार्ट है वो बिल्कुल बाहर हो जाएगा, बिल्कुल कंप्लीट आउटवर्ड हो जाएगा, और SR पार्ट बिल्कुल अंदर होगा। फिर अगले हाफ पार्ट में ऐसे घूमेगा, 1 क्वार्टर हो गया,
फिर उसके बाद में दोबारा से कंप्लीट क्या हो जाएगा, ये वाला हिस्सा कंप्लीट बाहर आ जाएगी, अंदर आ जाएगा, ये कंप्लीट ऐसे घूमती रहेगी कोई, कंप्लीट ऐसे घूमती रहेगी। ठीक है, तो कंप्लीट ऐसे रोटेट करने से, रोटेट करने से क्या होगा, इसमें रोटेट करने से ये फैक्टर होगा इसके अंदर कि भाई हमारे पास ये तो होगी कोयल, ये तो होगी कोयल, और यहाँ पे ये है मान लो मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान से देखना इस चीज के ऊपर, ये मेन फैक्टर इसके अंदर कि भाई ये हमारे पास है मैग्नेट नॉर्थ और ये मैग्नेट है साउथ। तो मैग्नेटिक फील्ड तो इस तरह से हो गया नॉर्थ से साउथ, और कोयल रोटेट हो रही है, तो मान लो कोयल किसी भी टाइम ऐसे होगी, मैं कोयल को ऐसे मान लिया मैंने कि ये कोयल इस तरह बनेगी। ठीक है बेटा, तो मैग्नेटिक फील्ड तो इधर होगी, इधर तो क्या है मैग्नेटिक फील्ड। अब कोयल का एरिया कहां होगा, कोयल का एरिया हमेशा कोयल के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, तो इस कोयल का एरिया हो गया इधर, ये हो गया एरिया। तो मैग्नेटिक फील्ड में एरिया में एक एंगल बन गया, कितना एंगल बन गया, थीटा एंगल। ठीक है, अब जैसे जैसे ये कोयल रोटेट होती जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड तो हमेशा परमानेंट ऐसे ही है। अभी कोयल पहले कैसे थी, ऐसे थी, फिर उसके बाद में रोटेट होती गई 90 डिग्री का एंगल बना लिया, फिर कितना हो गया, उसी के साथ हो गया 180 का एंगल बना लिया। अभी लगातार क्या होती जाएगी, चेंज। तो जैसे जैसे एंगल चेंज होता जाएगा, बी और ए के साथ साथ ये जो फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, वो भी चेंज होता चला जाएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता गया तो अपने आप क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता जाएगा। तो किसी भी टाइम पहले तो इसके थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट लिख लेना, पहले आप डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले। पहले डायग्राम आपको दोनों बनाना है, डायग्राम ये भी आपको बनाना है, डायग्राम ये भी आपको बनाना है। ठीक है, तो इसमें आपके पास थ्योरेटिकल 2-3 लाइन लिख ले। क्या कि व्हेनेवर एंगल बिटवीन, किसमें बेटा, बी means magnetic field and area of coil change with time, किसके कारण होगा ये, ड्यू टू रोटेशन ऑफ कोयल, ड्यू टू रोटेशन ऑफ कोयल। तो क्या होगा बेटा, फ्लक्स लिंक विथ सर्किट चेंज एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है, सब किसी तरह देना, वेरिएबल इंड्यूस्ड ईएमएफ कर देना। ये आगे इसमें क्या डाल देना, वर्किंग डाल देना इसमें आगे। ठीक है, वर्किंग एंड थ्योरी, वर्किंग एंड थ्योरी, ये डायग्राम हो गया। ये डायग्राम वर्किंग के अंदर आ जाएगा अपने आप। ठीक है, सर्किट चेंज एंड वेरिएबल ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सर्किट। नोट कर बेटा इसको जल्दी से बना, हो गया। चलो सबसे पहले अब इसमें डायग्राम में करंट की डायरेक्शन भी बनाएंगे पहले, कि पहले हाफ साइकिल में डायग्राम में इस जो सर्किट के अंदर है वो करंट कैसे फ्लो करेगा, क्योंकि टाइम के साथ करंट भी चेंज होना चाहिए, तभी तो क्या होता है, एसी होता है। अगर करंट की डायरेक्शन सेम चलती रही तो एसी नहीं है, वो डीसी है। तो टाइम के साथ करंट की डायरेक्शन कैसे चेंज होगी वो देखे ध्यान से एक बार। तो सबसे पहले आपको क्या बताया, एक आपको रूल याद होगा, राइट एंड फ्लेमिंग रूल, दिस इज लेफ्ट एंड दिस इज राइट। राइट एंड फ्लेमिंग रूल मैंने आपको बताया था डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट की। इसमें क्या क्या फैक्टर थे आपको याद हो। सबसे पहले थंब किसको सिग्निफाई कर रहा था, किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, किसको, मोशन ऑफ कंडक्टर, कि हमारा जो कंडक्टर वो किधर मूव कर रहा है उधर कौन होगा, थंब होगा। फर्स्ट फिंगर हमेशा क्या होती थी, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होती थी हमेशा, और ये सेंट्रल फिंगर हमेशा किधर होती थी, इन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, तो
तो जो फेस उसका मूव कर रहा है ना, उसी फेस पे इन फिंगर्स को, इस हाथ को ऐसे कैसे रखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्या बता रहा हूं, ध्यान समझना। मैंने बताया कि पहले अगर ये एंटी क्लॉक घूमेगी ऐसे, तो ये PQ हिस्सा कहाँ आएगा, बाहर की साइड आएगा, ये बाहर की साइड आएगा। इसका मतलब ये PQ हिस्सा कहाँ आ रहा है, बाहर। तो अंगूठा कहाँ होगा, कंडक्टर कहाँ का वो बाहर, तो अंगूठा बाहर हो गया। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से कहाँ इधर है, तो मैं उल्टा इधर हो जाता हूँ। तो फर्स्ट फिंगर होगी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड होगी इस साइड, और ये अंगूठा कहाँ जा रहा है, बाहर की साइड, क्योंकि ये कंडक्टर PQ जा रहा है बाहर की साइड। तो PQ की डायरेक्शन जा रही बाहर, तो अंगूठा बाहर, फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड इधर। तो ये जो फिंगर खुलेगी सेंट्रल फिंगर, ये सेंट्रल फिंगर कहाँ जा रही है, ऊपर की साइड जा रही है। तो सेंट्रल फिंगर ऊपर किस कहाँ पे लगाओगे आप, ये सेंट्रल फिंगर जहां आपने ये लगा रहा है, ये कहाँ जा रहा है, बाहर। और बाहर कौन जा रहा है, ये फेस बाहर जा रहा है। तो इसी जगह पे ये फिंगर रख दो, तो ये फिंगर यहाँ रखोगे तो ये करंट कहाँ दिखाई देगा आपको, ऊपर। तो फर्स्ट हाफ साइकिल में जो करंट होगा वो इस तरह से फ्लो करेगा ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ साइकिल, ऐसे ये घूमता जाएगा। क्लियर। अगर आप बोल सकते इसमें लगाएं, इसमें आप लगा सकते हो। मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे ही है। अब ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा ना, ये वाला ऐसा, ये कहां जा रहा है, अंदर। तो अंगूठा अंदर लगा दे, ये अंदर लगा दे। तो ये फिंगर कहां आएगी, नीचे, तो यहां लगा दो। तो अंगूठा हो गया अंदर, मैग्नेटिक फील्ड हो गई इधर, तो ये फिंगर कहां आएगी, नीचे, तो नीचे लगा दो। तो ये इस तरह से मूव कर रही है, तो ये करंट इस तरह से आएगा। ठीक है। और अगले हिस्से में, अगले हाफ पार्ट में क्या होगा, ध्यान से देखें, अगले हाफ पार्ट में क्या होगा, अगले हाफ पार्ट में SR तो बाहर आएगा, ठीक है, और ये PQ अंदर जाएगा। ठीक है, 1 मिनट का। ठीक है बेटा। तो यहां हमने क्या बताया था पहले पार्ट में, तो ये PQ यानी फर्स्ट हाफ साइकिल में PQ तो कहां जाएगा, बाहर, SR कहां जाएगा, अंदर। तो करंट की डायरेक्शन इस तरह से क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है, ऐसे। ठीक है। जब अगले पार्ट में क्या होगा, ये कंप्लीट क्या था, अंदर की साइड में, और ये बाहर। तो धीरे धीरे रोटेट करेगा, तो कभी SR कहां जाएगा, बाहर, कभी PQ कहां जाएगा, अंदर। तो बारी बारी से करंट भी क्या होता रहेगा, चेंज। पहले ऐसे फ्लो कर रहे हैं, उसके बाद ऐसे फ्लो करेगा, करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। जब करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, जिस भी करंट की डायरेक्शन हाफ साइकिल के बाद चेंज होती है, उस करंट को बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट, AC। ठीक है। अब हम इसकी वर्किंग एंड थ्योरी में मैथमेटिकल पार्ट करते हैं इसमें। तो सबसे पहले तो इसका जो एक्सल रोटेशन ये है, कैसे रोटेट करे कोई एंटी क्लॉक, किस स्पीड से, एक कांस्टेंट स्पीड से मूव करनी चाहिए। मान लो जो स्पीड है एंगुलर स्पीड, क्योंकि सर्कुलर मोशन है ना, तो किस स्पीड से, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से वो एंटी क्लॉक एक कांस्टेंट स्पीड से लगातार रोटेट कर रहे हैं इस कॉइल को। ठीक है। तो ये हम थ्योरी हमने नोट कर ली है। उसके बाद देखिए क्या होगा बेटा, तो ईएमएफ होगा, वेरिएबल ईएमएफ मींस अल्टरनेटिंग करंट यहां पे प्रोड्यूस होगा। तो मैथमेटिकल पार्ट में क्या करेंगे वो देखो इसमें। तो किसी भी टाइम एंगल कितना माना है हमने, देखो थीटा एंगल। लेट एट एनी इंस्टेंट, ये सभी बातें लिख लेना, ओमेगा ये सब जो बताया मैंने, करंट की डायरेक्शन, उस डायग्राम सब कुछ बना लेना। तो लेट एनी इंस्टेंट मैं डायग्राम मिटा रहा हूं, डायग्राम का कोई काम नहीं है। फ्लक्स थ्रू द सर्किट कितना होगा, फाइव। और फाइव क्या होता था बेटा, NBA cos थीटा। ठीक है। तो किसी भी टाइम की बात है तो हमें ये एंगल को टाइम में कन्वर्ट करना है, तो थोड़ा बहुत ध्यान होगा आपको। ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगल कवर इन टी टाइम। ठीक है, किसी भी टाइम में, तो किसी भी टाइम में उसकी स्पीड क्या है, ओमेगा। तो यहां से थीटा को हटा के यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ओमेगा टी, हम उसको स्पीड में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे जो तो थीटा आ जाएगा, वो थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, ओमेगा टी के।
तो आप इस थीटा को कन्वर्ट करके ओमेगा टी लिखें, तो यहाँ जो फाई आ जाएगा और वो फाई आ जाएगा एन बी ए कोस ओमेगा टी। थोड़ा बहुत जैसे बनता जा रहा है, कैसे बनता जा रहा है याद होगा आपको, एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसमें ऐसी इक्वेशन तो थी, याद होगा आपको, y इक्वल टू ए साइन थीटा, है ना, y इक्वल टू इसको हमने a लिखा था एम्पलीट्यूड साइन या कोस थीटा, थीटा क्या होता था ओमेगा टी, याद रखें, थोड़ा बहुत याद आ जाएगा आपको। तो ये हो गया फ्लक्स। उसके बाद क्या निकालना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा बेटा, एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है माइनस डी फाई बाई डी टी, वैल्यू पुट कर दें माइनस डी ओवर डी टी। तो सबसे पहले तो जो कांस्टेंट है उनको बाहर कर दें, क्या नंबर ऑफ टर्न्स चेंज नहीं हो सकते, फील्ड है वो गिवन है, एरिया ऑफ कॉइल है वो गिवन है, तो तीनों के तीनों फैक्टर कांस्टेंट है, तो माइनस एन बी ए हो गया बाहर, एंड डी बाई डी टी किसका हो गया बेटा कोस ओमेगा टी। बताओ भाई क्या है इसका डिफरेंशिएशन, E इक्वल टू बार है एन बी ए कोस थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस साइन थीटा, और थीटा की जगह क्या है ओमेगा टी, और मल्टीप्लाई बाय होता है हमेशा कांस्टेंट टर्म ओमेगा, ठीक है। जैसे कि हमारे पास sin 2x है, sin 2x का डिफरेंशिएशन d बाई dx क्या होता है बेटा, मेडिकल वालों को बता रहा हूं, नॉन मेडिकल वालों को पता है चीज ये, sin 2x का डिफरेंशिएशन यानी कि d बाई dx क्या होगा बेटा, दिस इज इक्वल टू cos 2x एंड मल्टीप्लाई बाय 2। तो सेम ऐसे यहां पे क्या हो जाता cos 2x, अगर ये बन जाता cos 2x तो ये क्या बन जाता है, दिस इज इक्वल टू माइनस sin 2x एंड मल्टीप्लाई बाय 2, यानी जो कांस्टेंट टर्म है। तो सेम ऐसे यहां पे 2 की जगह ओमेगा है, तो cos ओमेगा t की जगह क्या बन गया माइनस sin ओमेगा t एंड मल्टीप्लाई बाय ओमेगा। तो ये तो माइनस से माइनस हो गया प्लस, तो E इज इक्वल टू ओमेगा कांस्टेंट टर्म है, मल्टीप्लाई करें यहां से, तो क्या बन जाएगा ये एन बी ए ओमेगा एंड साइन ओमेगा टी, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। हम इस इक्वेशन को कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयर विद E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी, ई नोट साइन ओमेगा टी, ई नोट कह सकते हो या ई मैक्सिमम कह सकते हो। ये इक्वेशन वही है, मैं फिर से बता रहा हूं आपको कि आपने एसएचएम में ये इक्वेशन पढ़ी थी, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, याद होगा आपको। तो यहाँ पे y क्या होता था डिस्प्लेसमेंट, और a होता था एम्पलीट्यूड, और एम्पलीट्यूड का मतलब होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। इस डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम वैल्यू ये होती है। तो सेम बात देखो आपको दिख रही है यहाँ पे, दिस इज ईएमएफ एंड दिस इज मैक्सिमम ईएमएफ, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, दिस इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो दिस इज ईएमएफ एंड दिस इज मैक्सिमम ईएमएफ, ठीक है। ये भी साइन वेरिएशन है, ये भी साइन वेरिएशन है, मींस कैसा मोशन होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन का मतलब जो टाइम के साथ लगातार वेरी करता जाए। तो आपसे कोई प्रूफ करवा ले कि पूछे कि बताओ क्या अल्टरनेटिंग करंट होगा या डायरेक्ट करंट होगा, तो आप सीधा बोल दोगे ना कि दिस इज साइन वेरिएशन, इसमें साइन का वेरिएशन हो, जिसमें साइन आ जाए, तो इसमें साइन मींस ये साइन आ जाए तो हमेशा कौन सा होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, कोस आ जाए सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। कंडीशन यही होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन की कि आइदर साइन और आइदर कोसाइन, इसमें साइन या कोस वेरिएशन होता है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, इसमें tan कोट आता है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होता है, ठीक है। तो दिस इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इसमें ई नोट क्या होगा मैक्सिमम ईएमएफ, तो मैक्सिमम ईएमएफ की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, यही तो आ जाएगी। तो आप इसको नोट करें एक बार, स्क्रीनशॉट ले इसका। Where E naught is maximum EMF, और इस E नॉट की जो वैल्यू है वो है एन बी ए ओमेगा।
आपसे अगर न्यूमेरिकल में पूछे, एसी जनरेटर पे न्यूमेरिकल अगर आता है तो सीधा या तो आपसे पूछेगा मैक्सिमम ईएमएफ कितना है आपसे, या फिर आपको टाइम देगा कोई भी टाइम और कहेगा उस टाइम में बताओ ईएमएफ कितना होगा या उस टाइम में फ्लक्स कितना होगा, वो आपसे पर्टिकुलर पूछेगा यहाँ पे। तो हम इसे यहाँ कह सकते हैं, ये भी तो हमारा रिजल्ट ही है। तो फ्रॉम 4 इक्वेशन नंबर 4 क्या कह सकते हैं बेटा, वी नोट दैट this EMF change continuously with time. So an AC is produced in the circuit. ये इक्वेशन याद रखना बेटा, फ्लक्स के बाद एन बी कोस ओमेगा टी, अभी काम आएगा थोड़ी देर में ये। इन द सर्किट, तो ऐसे मींस अल्टरनेटिंग करंट, तो करंट कितना होगा, करंट आई, और करंट क्या होता है, ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे E कितना था हमारा, E था E नोट साइन ओमेगा टी, या अगर कंप्लीट का लेवल वो लिखे क्या, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी था ना, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय आर, या फिर हम ये कह सकते हैं, और दिस इज E नोट, E नोट बाई आर इंटू साइन ओमेगा टी, और E नोट मैक्सिमम ईएमएफ, आर रेजिस्टेंस, मैक्सिमम ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस क्या कहलाएगा, मैक्सिमम करंट, और ये I बन जाएगा I नोट साइन ओमेगा टी। तो करंट और ईएमएफ दोनों के अंदर कौन सा वेरिएशन है, साइन वेरिएशन है। E इक्वल टू था E नोट साइन ओमेगा टी, और I क्या है, I नोट साइन ओमेगा टी, दोनों में साइन वेरिएशन है, यानी दोनों के दोनों टाइम के साथ कंटिन्यूअसली चेंज हो रहे हैं। तो AC वोल्टेज एंड AC करंट यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। तो दिस इज AC जनरेटर। उसके बाद हम करेंगे इसका ग्राफिकल वेरिएशन, किस तरह से वो करंट चेंज होगा टाइम के साथ, किस तरह से वो फ्लक्स चेंज होगा टाइम के साथ। तो पहले आप इसको नोट करें एक बार। ठीक है, चलो उसके बाद देखें जो इक्वेशंस हैं वो इक्वेशन देखो पहले। फ्लक्स की इक्वेशन क्या थी, हम करेंगे वेरिएशन, ग्राफिकल वेरिएशन। ऑफ फाई एंड ई वर्सेस टी, टी के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले तो फ्लक्स क्या था, फाई इज इक्वल टू एन बी क्या था, ए कोस ओमेगा टी, ये था बेटा। ठीक है, और ई की वैल्यू मैं नीचे कर देता हूं एक बार। ई की वैल्यू थी हमारे पास बेटा ई नोट साइन ओमेगा टी, या एन बी ओमेगा साइन ओमेगा टी, आप लिख सकते इसके अंदर। अब बारी बारी से किस तरह से वेरिएशन आप करेंगे वो देखो एक बार। पहले एंगल 0, फिर पाई बाई 2, उसके बाद कितना होता है पाई, फिर 3 पाई बाई 2, और उसके बाद में कंप्लीट साइकिल 2 पाई। ठीक है, हमको टाइम के साथ लगातार चेंज कर रहे हैं।
जब पाई बाय 2 एंगल होगा, पाई बाय 2 एंगल, आप एंगल को ऊपर लिख लें, एक काम करें, यहाँ पे तो टाइम आ जाएंगे, आप एंगल को ऊपर लिख लें, टाइम यहाँ लिख लें। तो जब टाइम यहाँ पे कितना होगा 1/4 टाइम, ठीक है, यहाँ पे साइकिल कितनी हो जाएगी, आधी साइकिल, यहाँ पे कितनी साइकिल हो जाएगी 3t/4, और यहाँ पे हो जाएगा कंप्लीट टाइम। टी मतलब क्या होता है, टाइम पीरियड, एक साइकिल का कंप्लीट टाइम, या 1/4 साइकिल है, 1/4 साइकिल कितने पे होती थी, पाई/2 एंगल पे, फिर ये पाई एंगल पे, फिर ये 3π/2 एंगल पे, ये 2π पे। अगर आपको नहीं दिमाग बैठी तो आपको फिर से बता देता हूं। मैंने आपको ये बताया था कि मान लो कोई ऐसे है, ऐसे बिल्कुल, उसके बाद जब ये 90 डिग्री पे घूम जाती है, 90 डिग्री पे, यहां से लेके ऐसे ये घूम गई इस तरह से, तो ये कितना हिस्सा हुआ है, यहां से ओनली इतना हिस्सा हुआ है, तो ये चौथा हिस्सा कन्वर्ट हुआ, नहीं चौथा हिस्सा पूरा हुआ भी तो टाइम का टोटल टाइम t है, तो उसका चौथा हिस्सा t/4, और कितना एंगल बनाया ओनली 90, तो 90 हो गया। उसके बाद उसने घूमा, इतना घूम गया वो, तो वापस कितना आ गया, कितना एंगल बन गया पाई, जिसमें था ऐसे, वो घूम के ऐसे हो गया, तो 180 डिग्री घूम गया, और कितने साइकिल हो गया, आधी साइकिल होगी, यानी आधा टाइम कंप्लीट हो गया। उसके बाद फिर घूम के गई है ऐसे, तो कितना पार्ट कंप्लीट कर लिया उसने, 3/4 पार्ट, 3/4 पार्ट टोटल टाइम का, और कितना एंगल हो गया 3π/2, 270 डिग्री, और उसके बाद वापस फिर ऐसे कैसे हो गया, तो वैसे के वैसे हो गया, तो टोटल टाइम हो गया t, यानी एक कंप्लीट साइकिल, और एक कंप्लीट साइकिल कितनी होती है 2π की। तो किस तरह से फ्लक्स वेरी करेगा, वो वैल्यू आप पुट करते चले जाएं, लिखते चले जाएं, वो समझे यहाँ पे पर। तो सबसे पहले टाइम को t/4 पुट कर दें, या फिर आप एंगल की टर्म में लिखते हैं तो एंगल पुट करते चले जाएं, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। जो आपका मन करे वो आप लिख सकते हो, आइदर t की जगह पुट कर दो, आइदर एंगल की जगह पुट कर दो, दोनों आ जाएंगे। मैं दोनों एक एक करके दिखा देता हूं, फिर आप दिख लेने बाद। अगर आप टाइम पुट करते हो इसके जगह, तो टाइम किस तरह से करेंगे वो देखें, ठीक है। तो सबसे पहले तो टाइम कितना, नंबर 1 व्हेन t is equal to t/4, मैं एक दो करके दिखाऊंगा, फिर आप बाकी अपना कर सकते हो आप। तो ये आ जाएगा NBA cos, यहाँ पे क्या है, ये फ्लक्स चेंज होगा इधर, और ये किसका है, EMF का है। यहाँ पे ओमेगा की जगह पुट करोगे 2π/t, ओमेगा होता है 2π/t, पता होगा आपको, और इनटू t, ये वेरिएबल टाइम, और ये t कितना पुट करना है t/4, तो मल्टीप्लाई बाय t/4, t से t कैंसिल हो गया, 2 से ये 2 आ गया, कितना बना π/2, ये दिख रहा है आपको ऊपर π/2। तो यहाँ पे cos π/2 90 डिग्री, cos 90 कितना होता है 0, तो यहाँ पे जो हमारे पास फ्लक्स आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 0, ठीक है। तो हमारे पास cos 90 डिग्री पे हमारे पास कितना बन जाएगा 0, ठीक है। तो आप t की जगह पुट करते चले जाएं, एंगल की जगह पुट करते चले जाएं, जो आपका मन करे वो करे। तो एक काम कर, सबसे पहले तो स्टार्ट करो 0 से, पहले बराबर 0 से कितना आ जाएगा, ठीक है ना। टाइम 0 कितना है पहले ये बताओ, टाइम 0 करोगे तो ये 0, तो जो फ्लक्स हो जाएगा वो हो जाएगा NBA, एंड दिस इज इक्वल टू मैक्सिमम। उसके बाद हम करेंगे नंबर 2, जब टाइम कितना हो जाएगा t/4, तो टाइम t/4 है, तो हमारे पास ये बन जाएगा NBA cos π/2, ठीक है, cos π/2, और cos π/2 होता है 0, तो 0 पुट कर दोगे। उसके बाद नंबर 3, जब टाइम कितना होगा 3t/4, तो उस ओमेगा की जगह 2π/t पुट करोगे, आप साइड में अपना हिंट लिख लेना, तो अपने आप एंगल बन जाएगा 3π/2, तो जो 3π/2 होगा, और cos 3π/2 कितना होता है बेटा -1, तो यहां पे आ जाएगा -NBA, ठीक है। उसके बाद पुट करोगे आप नंबर 4, t की जगह t, ठीक है, 1 2 3 4 5 हो जाएंगे, 5 करने हैं, पर t/4 हो गया, t/2 तो नीचे ना, t/2 और करो बेटा एक बार, रुको मिनट बेटा, ये हमने उल्टा करते हैं एक बार, एक आप इसमें स्टेप
मिस कर दिया हमने, उस टाइप कर देना इसमें यार, t/2, तो t/2 हो जाएगा, t/2 पे कितना हो जाएगा पाई, उस पे 0 आएगा, 3/2, हाँ बिल्कुल 0 होता है उस पे, 3 NBA, और यहाँ पे कितना एंगल बन जाएगा ये cos पाई, और cos पाई कितना होता है -1, तो ये बनेगा -1, हाँ -NBA, और अगला ऐसे बन जाएगा, पुट कर दियो t की जगह 3t/4, फाई हो जाएगा 0, और लास्ट आ जाएगा t की जगह t, और फाई हो जाएगा NBA। तो इस तरह से सबसे पहले जब टाइम 0 था तो फ्लक्स था मैक्सिमम, तो यहां से स्टार्ट होगा, और जब टाइम t/4 है तो फ्लक्स हो जाएगा 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 0, तो स्टार्ट यहाँ से होगा मान लो मैक्सिमम, उसके बाद ये हो गया 0, उसके बाद होगा ये नेगेटिव मैक्सिमम, उसके बाद होगा 0, उसके बाद ये मैक्सिमम। इस तरह से फ्लक्स वेरी करेगा। आपको पेपर में ये सब नहीं लिखना है, कोई घबरा रहे देख के सर ऐसे इतना बड़ा करना है क्या, हमें आपको एक ग्राफिकल वेरिएशन दिखाना है तो आप इसको सीधा भी दिखा सकते हैं, ठीक है। दूसरा ऐसे ईएमएफ का दिखा दो आप सेम, तो ईएमएफ पुट करोगे नंबर 1, जब टाइम t = 0 होगा तो sin 0 0 होता है, तो E = 0 आएगा। उसके बाद नंबर 2, जब टाइम t के जगह कितना t/4 पुट करोगे तो यहाँ पे जो E बनेगा वो बनेगा E0 sin π/2, और sin 90 कितना होता है 1 होता है, तो E = हो जाएगा E0 यानी कि मैक्सिमम। उसके बाद नंबर 3, जब t के जगह आप पुट करोगे t/2, तो t/2 पुट करोगे तो t/2 पे कितना एंगल है पाई, और sin पाई की वैल्यू पाई, 2 पाई, 3 पाई सब 0 होती है, तो ये भी 0। उसके बाद नंबर 4, जब टाइम कितना होगा 3t/4, तो एंगल कितना बनेगा 3π/2, तो E बन जाएगा हमारा नेगेटिव -E0, ठीक है। और लास्ट नंबर 5, जब t कितना होगा हमारा t, तो वापस अब बन जाएगा वो E0, कितना नहीं E = -E0 ना, 0 बन जाएगा वापस, E = 0। ये आप पुट करके देखना, यही आएगा आंसर। तो किस तरह से वेरी कर रहा है देखो, यहां से इसका वेरिएशन बता रहा हूं। ये तो हो गया फ्लक्स का, ईएमएफ का। जब टाइम 0 तो E0, टाइम 0 तो EB0, स्टार्ट यहां से। टाइम t/4 तो E0, t/4 ये है तो E0 मैक्सिमम है, तो इसका मतलब ये इस तरह से वेरी करेगा। याद करें, यही तो था इस सेक्शन के अंदर, जिसमें साइन वेरिएशन होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, जिसमें कोस वेरिएशन होता है वो मैक्सिमम से स्टार्ट होता है। ये वेरी होता चला जाएगा, जिसमें फ्लक्स और ईएमएफ टाइम के साथ कंटिन्यूअसली चेंज होंगे, ना कि कॉन्स्टेंटली चेंज, कंटिन्यूअसली। पहले 0, फिर मैक्सिमम, फिर 0, फिर मैक्सिमम, फिर 0, ठीक है। यानी पहले हाफ साइकिल में तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और अगले हाफ साइकिल में नेगेटिव होगा। आप यहाँ पे दोनों कर लेना, E एंड I, E और I दोनों में कितना था sin ओमेगा t था, जिसमें E = E0 sin ओमेगा t था, ऐसे ही I कितना था I0 sin ओमेगा t। तो जहां पे E0 आया वहां I भी 0 आ जाएगा। तो ये तो मैंने आपको ओनली एंड ओनली न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस के लिए बताया है, किसी को दिमाग में नहीं बैठी है तो एक बार इन दोनों को देख लीजिए ध्यान से। t/4 तो एंगल ये बनेगा, t/2 तो ये बनेगा। कैसे बनेगा, आप ओमेगा की जगह 2π/t पुट करें और t की जगह ये रखते चले जाए, अपने आप ये एंगल बनते चले जाएंगे। या फिर प्रैक्टिकली आप सोच लेना कि क्या क्या एंगल बनता चला जाएगा। तो न्यूमेरिकल आपका आएगा पेपर में, तो क्या न्यूमेरिकल आएगा, न्यूमेरिकल ये बनेगा कि आपको नंबर ऑफ टर्न्स मिलेंगे, आपको फील्ड भी मिलेगा, आपको एरिया भी गिवन मिलेगा, आपको पूछेगा कि भाई टाइम है t/2 या टाइम है 3t/4, किसी भी टाइम पे आपकी वैल्यू दी मिलेगी आपको, और उस टाइम पे आपसे पूछेगा बताओ कितना फ्लक्स इंड्यूस हो रहा है, कितना फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, या कितना ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, कितना करंट आ रहा है। तो सब कुछ आपको दिया मिलेगा, सब कुछ दिया मिलेगा। आपको बस ये इक्वेशन और ये इक्वेशन याद रखनी है, E0 की जगह NBA ओमेगा होता है बस। तो ये है कंप्लीट एसी जनरेटर, ठीक है। तो मैं सब कुछ डिटेल विद आपका जो कॉन्सेप्ट जो बनते हैं इसके अंदर सब आपको बता दिया मैंने, तो आपको नोट कर बेटा इसको, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें। फिर भी नहीं, किसी को डाउट हो तो बाद में पूछे मेरे से, पर ये
फिलहाल आप इसको नोट करो अच्छे से, ठीक है। देखो आगे नेक्स्ट, इसमें एक छोटा सा टॉपिक और बस अब 10-15 मिनट का वो भी कर लें, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर के बाद हम करेंगे एसी का, पहले आज ही कंप्लीट कर लेते हैं आज। इसी के अंदर टॉपिक आता है कॉम्बिनेशन ऑफ कॉइल्स का। कॉम्बिनेशन ऑफ कॉइल्स मीन्स इंडक्टर, ये कह सकते हो। जिस तरह से रेजिस्टर्स कैपेसिटर्स थे, ऐसे ही कॉम्बिनेशन ऑफ कॉइल्स मीन्स इंडक्टर्स। तो देखो बेटा एक बार, पहले वही coils in connected in series are connected in series। तो सीरीज में जोड़ते हैं जैसे इस तरह से कि भाई एक ये कोयल होगी, एक ये होगी, एक ये होगी, इस तरह से हम इसको कनेक्ट करके और एक हमने यहाँ पे सोर्स लगा देते हैं, ई सोर्स है, ठीक है। जिसमें इस इंडक्टर की इंडक्टेंस है L1, इसकी इंडक्टेंस है L2, इसकी इंडक्टेंस है L3। तो यहां से जो करंट फ्लो करेगा वो तो सेम ही करंट होगा भाई, क्योंकि एक हमारे पास वायर है तो करंट तो सेम होगा। लेकिन इंड्यूस्ड ईएमएफ जो मिलेगी आपको इसमें और इसमें वो क्या होगी, अलग अलग। इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी वो E1 होगी, इसमें आ जाएगी E2, इसमें आ जाएगी E3। तो टोटल जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है E1, E2, E3 का सम किसके इक्वल होगा, E के। E इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, E1 प्लस E2 प्लस E3 के। इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, किसी भी टाइम ईएमएफ इन तीनों में जो ड्रॉप होगी वो इसी के इक्वल तो होगी हमेशा। याद करें ना, सेम वही जैसे हमने रेजिस्टर और कैपेसिटर का निकाला था वैसे कर रहा हूं। और E जो होता है वो होता है LdI/dt, मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ, एंड E जो होता है मैग्नीट्यूड, उसका बात करते हैं तो LdI/dt। याद करो ये मैंने आपको करवा दी। इंड्यूस्ड ईएमएफ E इक्वल टू L की टर्म में LdI/dt, जिसका मैग्नीट्यूड की हम बात करते हैं। तो नहीं तो आप क्या लगा दो, आगे माइनस लगा सकते हो। तो E के जगह आप पुट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये तो हो गया टोटल। तो LdI/dt, और ये टोटल किसके अंदर है, सीरीज में, तो इसको नाम दे दो LS। अब E1 की जगह क्या जाएगा, L1, करंट सेम हो रहा है, सेम चेंज है, प्लस E2 की जगह क्या जाएगा, L2 dI/dt, E3 की जगह क्या जाएगा, L3 dI/dt कॉमन ले लिया, और इस dI/dt से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमारे पास LS जो बचा वो किसके इक्वल आया, L1 प्लस L2 प्लस L3। तो इक्विवेलेंट, LS इज इक्विवेलेंट इंडक्टेंस इन सीरीज। इक्विवेलेंट इंडक्टेंस इन सीरीज। इस तरह से क्या होता था, रेजिस्टेंस होता था ना। अगर रेजिस्टेंस को सीरीज में आप जोड़ते थे तो RS क्या आता था, R1 प्लस R2 प्लस R3। बस इतना से होता, जल्दी से नोट करो उस पे। और कल मैंने आपको चलते चलते लास्ट एक टॉपिक बताया था ना कि हमारे पास अगर दो कॉइल हैं L1 और L2, और दोनों कॉइल को सीरीज में अगर जोड़ते हैं और उनका K कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग 1 होता है, तो उसका LS क्या आता था, L1 प्लस L2 प्लस 2M, L1 प्लस L2 प्लस 2M। लेकिन यहाँ इन केसेस के अंदर यहाँ पे K है ही नहीं। आप यहाँ लिख सकते हो K इक्वल टू 0। यहाँ इनकी कपलिंग कितनी है, कपलिंग कांस्टेंट कितना है, 0। यहाँ K आप 0 लिखोगे, ठीक है। K 0 होने का मतलब यहाँ म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं है,
ओनली क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस है। ठीक है, अगला उसके बाद कॉइल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। नंबर 2, coils are connected in parallel। तो पैरेलल में आप जोड़ते हो तो मान लो एक कॉइल ये होगी, एक कॉइल ये होगी, एक कॉइल ये होगी, इन तीनों को हमने जोड़ दिया, एक सोर्स लगा दिया यहाँ पे E। ठीक है, तो तीनों में वोल्टेज तो सेम ही होगी, E और E। इसकी इंडक्टेंस है L1, इसकी इंडक्टेंस है L2, इसकी इंडक्टेंस है L3। लेकिन जो करंट होगा डिवाइड, ये I है, तो इसमें हो जाएगा मान लो कितना I1, इसमें हो जाएगा कितना मान लो I2, और इसमें हो जाएगा I3। और तीनों करंट का जो एडिशन होगा वो I होगा। I इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। अगर ये करंट चेंज होंगे टाइम के साथ, क्योंकि अल्टरनेटिंग है, तो टाइम के साथ चेंज होंगे तो इसको डिफरेंशिएट कर दो, di बाई dt, ये बन जाएगा di1 बाई dt, ये बन जाएगा di2 बाई dt, ये बन जाएगा di3 बाई dt। बड़े आसान से क्वेश्चन से यहाँ पे। ठीक है, अब बताओ सेम वही, बट E जो होता था वो होता था L di बाई dt होता था ना, तो यहां से di बाई dt क्या बनेगा बताओ, di बाई dt बनेगा E बाई L। तो आप di बाई dt को लिखोगे E बाई L, तो ये तो हो गया टोटल, तो टोटल में हम लिख देंगे E बाई L, पैरेलल है तो LP, और तीनों में इनफ सेम है, E और E, तो सब में आप E लिखोगे यहाँ पे। तो इसका तो di बाई dt का तो बन जाएगा E बाई LP। इस di1 बाई dt का क्या बन जाएगा, di1 बाई dt में E तो चेंज होगा नहीं, क्या चेंज होगा, L के जगह L1 लिख दोगे, इसमें क्या लिख दोगे E बाई L2, और भाई अगले में क्या लिख दोगे E बाई L3। E सब में कॉमन क्या हो गया, कैंसिल, क्या बचा 1 बाई LP इज इक्वल टू 1 बाई L1, 1 बाई L2 एंड 1 बाई L3। सेम एज रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को जैसे पैरेलल में जोड़ते थे तो रेसिप्रोकल एडिशन होता था, सेम वैसे कॉइल को भी आप पैरेलल में जोड़ोगे तो रेसिप्रोकल एडिशन होगा। ठीक है, इसको नोट करें बेटा जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले ले। ठीक है, बहुत तरीके से, क्योंकि इतना टाइम आपके पास है। उसके बाद कल करेंगे इसका एक मैग्नेटिक एनर्जी का टॉपिक और बच गया, मैग्नेटिक एनर्जी एंड मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। जिस तरह आपने कैपेसिटर में पढ़ी था ना इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, ऐसे इसके अंदर मैग्नेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, आप इसको नोट करें जल्दी से एक बार। ओके, थैंक यू।